एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्नों पर भी बात करेंगे। आखिरकार ये मंडल फ्लेमिंग मॉडल है क्या, किस प्रकार से इसका हम पूरी तरह से हम बात करेंगे इस पर। 1960 के दशक के प्रारंभ में खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की भूमिका के विश्लेषण के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। जैसा कि हमने पूर्व में ISLM मॉडल पर चर्चा की थी, उसके अंतर्गत भी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल पर बात करें तो ये भी एक तरह से मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसी है उसको लेकर बात करेगा, किस प्रकार से फिस्कल पॉलिसी कार्य करेगी, किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कार्य करेगी। बस फर्क इसमें यह है कि ये एक ओपन इकोनॉमी को लेकर, खुली अर्थव्यवस्था को लेकर बात करता है। इसलिए ही इसे केंद्रीय खुली अर्थव्यवस्था मॉडल यानी केंद्रीय ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। इसमें हम ये देखें क्योंकि ये एक मौद्रिक और राजकोषीय नीति के प्रभावी प्रयोग का मंडल का नियम है ये, यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एक साथ किस प्रकार से प्रभावी की जा सकती है या अलग अलग किस प्रकार से ये कार्य करती है। इसलिए इसे प्रभावी बाजार वर्गीकरण सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मार्केट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। हम इस जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल को बात करने जा रहे हैं, इस पर आप देखोगे कि ये दो चीज़ों को लेकर बात करेगा। एक तो हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी और एक हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। क्या कहाँ कैसी स्थिति हो जब फिस्कल पॉलिसी काम आएगी, कैसी स्थिति हो कि मॉनेटरी पॉलिसी काम आएगी, और या इन दोनों को एक साथ भी किस तरीके से प्रभावी किया जा सकता है। जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें मुख्य आप देखोगे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकारी व्यय है। चूँकि मैंने पूर्व में ISLM मॉडल पर चर्चा की थी कि फिस्कल पॉलिसी में किस प्रकार से चेंजिंग किया जा सकता है, जिसका एक सबसे मोटा अगर हम उपकरण देखें वो है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सरकार बढ़ाएगी तो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत शामिल होगा, और ऐसी स्थिति में जो IS कर्व है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। अब इस सरकारी व्यय या फिस्कल पॉलिसी है, इसके द्वारा जो संतुलन स्थापित किया जाएगा उसको कहेंगे हम आंतरिक संतुलन, इंटरनल इक्विलिब्रियम। और ये आंतरिक संतुलन किसको लेकर बात कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात कर रहा है। तो यहाँ ये एक ऐसी स्थिति है, आपको बात करें फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी जो कि जिसके द्वारा जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है वो स्थापित किया जाता है, और वो किसके द्वारा यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा देखेंगे, और वो क्या होगा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेकर बात करेगा। दूसरी तरफ हम देखें मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, इसका संबंध हम किससे स्थापित करेंगे, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्थापित करेंगे, और इसके द्वारा क्या स्थापित किया जाएगा, बाह्य संतुलन, ठीक है, यानी एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इसके द्वारा स्थापित करेगा। और बाह्य संतुलन है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान से संतुलन, जिसके बारे में आप जानते हो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक ऐसा लेखा जोखा जो एक इकोनॉमी के लिए जो फॉरेन यानी विदेश में जो भी लेन देन किया जाता है उसका जो रिकॉर्ड संधारण है वो एक तरह से हम देखेंगे भुगतान से संतुलन है। इससे संबंधित अपन एक अलग वीडियो और बनाएंगे। आप यहाँ ये समझने का प्रयास कीजिएगा फिस्कल पॉलिसी में इंटरनल इक्विलिब्रियम से संबंधित है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम। अब किस प्रकार से स्थिति ये बनेगी, कहाँ फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, कहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, इसको लेकर हम बात करेंगे। पूर्णतः विस्तृत चर्चा की जाएगी। आप साथियों से मेरी अपील रहेगी, वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ आपके कमेंट जरूर दर्ज कीजिएगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ये स्पष्ट हो सकता है कि और क्या इसमें नया किया जा सकता है। आगे इसमें हम बात करें, ऊपर हमने जो बात की दो
पॉलिसी दो नीतियों की, जिसमें एक थी राजकोषीय, एक मौद्रिक नीति। अब उसको अप्लाई किस प्रकार से की जाएगी, यहाँ हम दो स्थितियों को लेकर बात करने जा रहे हैं। अगर पहली स्थिति हम देखें कि क्या हो सकती है, पूर्ण पूंजी गतिशीलता, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, यानी इकोनॉमी में एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पूंजी की पूर्ण गतिशीलता हो। अब पूंजी की पूर्ण गतिशीलता की स्थिति में जो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीपी कर्व है ना, भुगतान से जो कर्व है वो किस प्रकार से होगा उसकी भी बात करेंगे, और आखिरकार ये पूर्ण पूंजी गतिशीलता होती क्या है उस पर भी बात करेंगे। दूसरी स्थिति हो सकती है रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी, सापेक्ष पूंजी गतिशीलता, यानी इकोनॉमी में दो स्थितियां है, पूर्ण पूंजी गतिशीलता और सापेक्ष पूंजी गतिशीलता। अब दोनों ही स्थितियों में आप देखोगे कि यहाँ भी स्थिर विनिमय दर को लेकर बात कर रहा है और यहाँ भी स्थिर विनिमय दर को लेकर बात कर रहा है, यहाँ भी लॉस विनिमय दर को लेकर बात कर रहा है, यहाँ भी लॉस विनिमय दर को लेकर बात कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये होगा कि पूर्ण पूंजी गतिशीलता हो या सापेक्ष पूंजी गतिशीलता हो, दोनों स्थितियों में अगर सिचुएशन ऐसी स्थिति इकोनॉमी में हो कि स्थिर विनिमय दर को की स्थिति हो और या फिर लॉसदार विनिमय दर की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम देखेंगे कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में से कौन सी इफेक्टिव होगी इकोनॉमी में, जो आंतरिक संतुलन और दूसरा था बाह्य संतुलन, इंटरनल इक्विलिब्रियम और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम। इंटरनल इक्विलिब्रियम किससे संबंधित था उसको आप कमेंट में दर्ज कीजिएगा, और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम किससे संबंधित था उसको भी आप कमेंट में दर्ज कीजिएगा, जिसको हमने ऊपर चर्चा की है। अब इन पर एक एक करके हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करेगा। इन पर बात करने से पहले कुछ इस मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशन हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। पूर्व में भी इनसे संबंधित मैंने बात की थी। देखिएगा कि एक तो हमने मौद्रिक नीति की बात करी, सीधी सी बात है, वो ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट से संबंधित है, ठीक है। और दूसरी इसने मान्यता ली कि जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, वो घाटा या अधिक बजट के साथ, यानी डेफिसिट और सरप्लस का जो बजट है उसके साथ संबंधित है, और वो किससे होगा, जो एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, उसके द्वारा इस प्रकार का यानी डेफिसिट या सरप्लस का बजट तैयार किया जाता है। सीधे रूप से हम फिस्कल पॉलिसी को देखें तो सार्वजनिक व्यय से संबंधित इसको ले सकते हैं। जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसको एक्सोजोनिस माना गया है, बाह्य जात तौर से उसको निर्धारित किया गया है। एक और मान्यता इसके अंतर्गत ली गई है, जो आपका इंपोर्ट है, आयात है, उसको आय का, इनकम का पॉजिटिव फंक्शन माना, धनात्मक है, यानी निश्चित रूप से ये यहाँ ये लेकर अगर आय बढ़ रही है तो निश्चित रूप से ये कह रहा है कि आयात में वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी पॉजिटिव फंक्शन है। और एक और है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी गतिशीलता, गतियाँ घरेलू ब्याज दर में परिवर्तन से प्रभावित होगी, यानी यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो देश है, हमारे जो कंट्री है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें किसी प्रकार का चेंज होगा, उसी के हिसाब से जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो परिवर्तन कैसे देखने को मिलेगा उसकी भी हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। यहाँ आप ये समझिएगा कि जो विश्व की ब्याज की दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो घरेलू ब्याज दर है, अपने देश की जो ब्याज दर है, उसमें किसी प्रकार का दोनों में परिवर्तन हो या किसी एक में परिवर्तन देखने को मिले, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो पूंजी गति होगी, यानी कैपिटल में मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट ये हो सकता है कि अपने देश से जो पूंजी है, मुद्रा है, मनी है, वो बाहर जा सकती है या बाहर से अपने देश में आ सकती है, उसको लेकर भी हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ हम पहली स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको धैर्य के साथ इसको देखना है। पहली स्थिति हमने देखी पूर्ण पूंजी गतिशीलता, यानी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। पूर्ण पूंजी गतिशीलता है और साथ ही साथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। अब ये विनिमय दर होती क्या है, स्थिर विनिमय दर क्या होता है, उसको लेकर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मोटे रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा
कि विनिमय दर आपको पता ही है कि एक देश की जो करेंसी है उसका दूसरे देश की करेंसी के साथ जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिएगा कि $1 बराबर 60 रुपये है, तो ये एक प्रकार से विनिमय दर है। ठीक है, यहाँ $1 का 60 रुपये के साथ चेंजिंग हो रहा है। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसमें जो इकोनॉमी के या एक देश की जो सरकार है वो इस प्रकार से कार्य करती है कि स्थिर विनिमय दर बनाने का यहाँ प्रयास किया जाता है। ठीक है, आप इससे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये जानिएगा कि अगर इकोनॉमी स्थिर विनिमय दर की स्थिति है और साथ ही साथ पूर्ण पूंजी गतिशीलता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम स्थापित करना है। इंटरनल की हम बात करें जो फुल एम्प्लॉयमेंट को लेकर करता है, और एक्सटर्नल को लेकर हम बात करें तो भुगतान से संतुलन को लेकर बात कर रहा है। अब इनमें ये दोनों इक्विलिब्रियम स्थापित करना है तो हमें ये देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी या फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, या दोनों भी किसी प्रकार से इस प्रकार से कार्य कर सकती है कि यहाँ स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले कि इस बीपी लाइन को देखिए, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है, जो अपना जो अक्ष है उसके बिल्कुल पैरेलल इसको बनाया गया है, और ये बीपी रेखा है ये भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट को दर्शा रहा है। चूँकि यहाँ पूर्ण पूंजी गतिशीलता दर्शाई गई है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी दर्शाई गई है, इसलिए इसको ये हॉरिजेंटल लिया गया। जैसा साथियों आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा है, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन पढ़ा है ना, तो उसमें भी देखा है जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल कैसा है, इसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः लोचदार है ना, जो लोच है वो क्या है, अधिक है, मैक्सिमम है। अब क्यों यहाँ भी ऐसी स्थिति है, ये परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी दे रखी है, इसलिए इसका बीपी कर्व है वो इस प्रकार से दिया गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपका प्रारंभिक आईएस कर्व है, जिसकी हमने ISLM मॉडल जो हमने पढ़ा है उसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई कि आईएस कर्व किन किन से संबंधित है, और ये एलएम कर्व है। ठीक है, अब ये तीनों इस ई पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ब्याज दर है OR है और ये OY निर्धारित हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान से संतुलन है, वो संतुलन की स्थिति में है। चूँकि यहाँ जो आंतरिक संतुलन है, जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है, वो संतुलन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो यहाँ है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बात करते हैं कि वो अगर हम लें तो किस प्रकार से क्या संतुलन स्थापित किया जा सकता है, उसको लेकर बात करें। चूँकि आपने जो ISLM मॉडल पढ़ा है उसमें हम देखा कि जैसे ही सरकार मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावी करती है तो क्या होगा कि वो देश में मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि करेगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में एलएम वक्र ये दाईं तरफ है वो मूवमेंट करेगा, और ऐसी स्थिति में ये LM1 की स्थिति में आ गया। और ये IS कर्व है, IS कर्व को कहाँ E1 बिंदु पर काट रहा है, जहाँ ब्याज की दर है वो OR1 है और I है OY1 निर्धारित होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति होते ही आप देख रहे हो कि जो विश्व की ब्याज दर है जैसे OR है, और हमारी जो घरेलू ब्याज दर है वो OR1 हो गई, यानी घरेलू ब्याज दर में गिरावट देखने को मिली है, यानी कम हो गई। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, चूंकि हम देखेंगे कि यहाँ हमने स्थिर विनिमय दर को लेकर स्थिति देखना चाह रहे हैं, स्थिर विनिमय दर यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को लेकर बात कर रहे हैं। जैसे ही घरेलू ब्याज दर है, अपने देश की ब्याज दर में गिरावट देखने को मिली है और जो विश्व की ब्याज दर है वो अधिक है, तो क्या होगा, हमारे देश से पूंजी है उसका बाहर की तरफ जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मौद्रिक अधिकारी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को टैकल कर रहे हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट है, वो विदेशी विनिमय को बेचकर पूंजी का जो बाहर की तरफ
करके एक वित्त प्रबंधन, है ना, यानी जो पूंजी का जो मैनेजमेंट है वो करेगी। ऐसी स्थिति में यानी हमारे देश की जो मुद्रा है वो बाहर की तरफ जाएगी, इसलिए LM1 जो कर्व है वापिस किधर की ओर सरकेगा, LM की तरफ सरकेगा। आप ये देखिएगा कि विश्व ब्याज दर से हमारे देश की ब्याज दर कम हो गई। अब निश्चित रूप से एक ऐसा मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा कि वापस उसी OR पर ले जाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे देश की जो मुद्रा है वो बाहर की तरफ जाएगी, बाहर अदर विश्व यानी विश्व में बाहर की तरफ मूवमेंट करेगी। तो ऐसी स्थिति में L1 है वो वापस LM की ओर जाएगा और पुनः इस E बिंदु पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो क्या हो गई, अप्रभावी होगी, टोटली इनइफेक्टिव है यहाँ। यानी यहाँ अगर हम यूँ कहें कि पूर्ण पूंजी गतिशीलता हो और साथ ही साथ स्थिर विनिमय दर की स्थिति हो, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी? तो यहाँ आपका जवाब होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के साथ ही हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें गिरावट हुई और विश्व की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गई, इसलिए जो हमारे मौद्रिक अधिकारी है वो वापस बाहर की तरफ मुद्रा को यानी, और वैसे भी देखें कि क्योंकि बाहर की जो मुद्रा की दर है वो ज़्यादा है, इसलिए ये भी होगा कि वो फ़ायदा उठाने के लिए भी बाहर की तरफ मुद्रा जाएगी और ऐसी स्थिति में वापस LM वक्र है वो कहाँ चला जाएगा, LM पर चला जाएगा। तो यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। अब फिस्कल पॉलिसी की बात करें कि वो किस प्रकार से, क्या वास्तव में फिस्कल पॉलिसी यहाँ काम आएगी या नहीं आएगी, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। अब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो पहले तो ये देखें कि ये BP जो भुगतान से संतुलन को दर्शा रहा है बिल्कुल हॉरिजेंटल है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण पूंजी गतिशीलता है और ये आपका LM है और ये IS है। चूँकि साथियों इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर मौद्रिक नीति को देखना चाहते हैं तो मूवमेंट कौन से कर्व में होगा, LM में होगा, और अगर राजकोषीय नीति की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट किस में होगा, IS कर्व में होगा, जिसकी हमने IS LM मॉडल में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आपसे पुनः मेरी अपील रहेगी कि उसको आप देखिएगा। अब जैसे ही फिस्कल पॉलिसी को प्रभावी करेंगे और हमने पूर्व में देखा कि जैसे कि सार्वजनिक व्यय है यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि करेंगे, तो निश्चित रूप से जो IS कर्व है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। यानी यहाँ हम देखेंगे कि IS1 स्थिति में आ गया और ये आपके LM कर्व को कहाँ काट रहा है, E1 बिंदु पर काट रहा है। और जो आपकी घरेलू ब्याज दर है वो विश्व की ब्याज दर से क्या हो गई, विश्व की कौन सी है, OR है, उससे क्या हो गई, अधिक हो गई। ठीक है, और आय कितनी है, OY1 है। निश्चित रूप से जो घरेलू ब्याज दर है वो विश्व की ब्याज दर से ज़्यादा हो गई। अब हमारे देश की जो ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें अधिकता आ गई, तो निश्चित रूप से जो बाहर से जो पूंजी का हमारे देश में प्रवाह होगा, हमारे देश में आएगी पूंजी, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दर का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे देश में मुद्रा की सप्लाई है वो बढ़ेगी। समझ गए, विदेशी विनिमय का हमारे देश की तरफ ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस प्रकार हम देखेंगे जैसे ही हमारे देश में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, हमारे देश में पूंजी आएगी, ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ये जो LM कर्व है वो किस तरफ, ये राइट हैंड साइड की दाईं तरफ यानी नीचे की तरफ आप देखोगे वृद्धि देखने को मिलेगी और ये LM से L1 की स्थिति में आता जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे ये E2 बिंदु पर जहाँ IS1, BP और LM तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं और वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ स्थापित हो गई, OR पर स्थापित हो गई और फुल एम्प्लॉयमेंट भी स्थापित हो गया और भुगतान शेष भी संतुलन में हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वो प्रभावी हुई। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्ण पूंजी गतिशीलता के साथ स्थिर विनिमय दर की स्थिति हो तो कौन सी यहाँ प्रभावी होगी। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार से इसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर आंतरिक जैसे इंटरनल है, ये इंटरनल है, थोड़ा सा ध्यान रखें, इंटरनल इक्विलिब्रियम है
स्थापित करने के लिए कौन सी प्रभावी होगी, तो आप देखोगे राजकोषीय नीति इफेक्टिव होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाह्य संतुलन की बात करें, एक्सटर्नल है, तो वो तो क्योंकि पूंजी की पूर्ण गतिशीलता परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की स्थिति है तो अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। लेकिन हम ये देखें कि इंटरनल की बात करें तो निश्चित रूप से राजकोषीय नीति प्रभावी होगी। लेकिन यहाँ आप देखो एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसी स्थिति हो कि एक छोटा देश है, अगर यहाँ वो किस प्रकार से कार्य करे कि इक्विलिब्रियम की स्थिति स्थापित कर सके, तो एक अपन यहाँ इस डायग्राम को देखकर एक जनरल हम व्यू कर रहे हैं कि आई एस इधर मूवमेंट कर रहा है, यानी आई एस ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब आई एस कर्व का मतलब है कि फिस्कल पॉलिसी में यहाँ परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ मॉनिटरी पॉलिसी को भी प्रभावी करे, क्योंकि एलम वक्र कहाँ राइट हैंड साइड की तरफ ये भी मूवमेंट कर रहा है, अगर इस प्रकार से करें कि आईएस कर्व को और एलम यानी एलम कर्व यानी मौद्रिक और फिस्कल दोनों को एक साथ उनका विस्तार किया जाए तो भी ये आप देखोगे कि इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि आंतरिक संतुलन है और बाह्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर है वो इनइफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। लेकिन यहाँ अगर हम जनरल व्यू इस डायग्राम में देखें तो आईएस के साथ साथ एलम कर्व है, यानी एलम में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आईएस में भी अगर, यानी आईएस का मतलब राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी में भी अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ हम संतुलन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। आगे इसमें हम बात करें, अब हम एक दूसरी स्थिति को लेकर बात करेंगे, वही पूर्ण पूंजी गतिशीलता परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को लेकर। लेकिन यहाँ हम स्थिति ले रहे हैं लोचदार फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, लोचदार विनिमय दर की स्थिति है। स्थिर विनिमय दर हमने पूर्व में पढ़ा, स्थिर विनिमय दर की स्थिति तब बनी रहेगी जब सरकार जो विनिमय दर है उसको स्थिर रखना चाह रही है। लोचदार में आप देखोगे कि वो जो डिमांड और सप्लाई है, यानी एक तरह से हम देखें मार्केट पर आधारित होगी, अपने आप वो कहीं ना कहीं मान लो कि संतुलन स्थापित करेगी। तो इसलिए लोचदार विनिमय दर में जो सरकार है उसका किसी प्रकार का रोल नहीं होगा। इस एक्सचेंज रेट को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लोचदार विनिमय दर की स्थिति यहाँ है। लेकिन पूर्ण पूंजी गतिशीलता इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीपी लाइन है, दोनों डायग्राम में आप देख रहे हो बिल्कुल वैसी की वैसी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये पहले इस डायग्राम को लेकर बात करेंगे, ये आपका आईएस प्रारंभिक है, ये एलएम प्रारंभिक है, इस ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ओआर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बात करें, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावी करेंगे तो या इकोनॉमी में मुद्रा की सप्लाई बढ़ाई जाएगी सरकार के द्वारा, तो आप देखोगे एलएम से एलएम1 स्थिति में आ गया और ये E1 बिंदु पर इसको काट रहा है। जैसे ही ये E1 पर काटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो OR1 हो गई, OI1 हो गई, यानी ब्याज की दर है उसमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे कि ये E1 पॉइंट है वो बीपी लाइन के नीचे है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर होता तो हम ये कहते कि भुगतान शेष में सरप्लस है, आधिक्य है। लेकिन ये E1 पॉइंट है वो बीपी लाइन से है, वो नीचे की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि भुगतान शेष में घाटा है, डेफिसिट है। अब भुगतान शेष को लेकर भी विस्तृत रूप से हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये जानिएगा कि बीपी लाइन से नीचे है, इसका मतलब भुगतान शेष में घाटा है। भुगतान शेष में घाटा हो गया, ऐसी स्थिति में जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसमें मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगा, गिरावट होगी। मूल्य ह्रास होने के कारण जो हमारी स्वदेशी वस्तुएं हैं, हमारे देश की वस्तुएं, अब मूल्य ह्रास कैसे होता है, जिसको अवमूल्यन भी हम कह सकते हैं,
तो कैसे होगा, उसको एक एग्जांपल के तौर में बताऊं, जैसे $1 बराबर 50 रुपये है और $1 बराबर 60 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे जो रुपए है उसकी वैल्यू में क्या देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। यानी $1 के से कितना हो गया, $1 बराबर 60 रुपये हो गई। यानी डॉलर की वैल्यू तो बढ़ी है लेकिन हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। ठीक है, इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि बीपी लाइन से नीचे की तरफ है E1 पॉइंट। तो पहली स्थिति ये हुई कि भुगतान से इसमें क्या है, घाटा है, डेफिसिट है। इससे विनिमय दर में गिरावट देखने को मिली है, मूल्यह्रास हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, यानी अवमूल्यन हुआ। और इसके कारण हमारे देश की जो वस्तु है उसकी डिमांड है वो कहाँ बढ़ेगी, फॉरेनर, विदेशों में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो। कैसे होगी उसकी, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंतर्गत हम उस बात को जोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा हमारा वीडियो बनने जा रहा है। अब जैसे ही हमारे देश की जो वस्तुएं उसकी डिमांड विश्व में बढ़ती है तो उत्पादन व आय में क्या मिलेगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो इस कारण जो अर्थव्यवस्था है वो इस LM कर्व के साथ साथ इस E1 पॉइंट से किधर की ओर बढ़ती जाएगी, E2 की ओर बढ़ती जाएगी, ऊपर की। क्योंकि हमारे देश की वस्तुएं विदेशों में बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा और वापस कहाँ स्थापित हो जाएगा, इस OY2 पर। यानी यहाँ इतनी आय हो जाएगी और ब्याज की दर है वो कितनी हो जाएगी, OR स्थापित हो जाएगी। नहीं, यानी यहाँ जो ब्याज की दर है या विनिमय दर है वो अपने आप मूवमेंट कर रही है, यानी सरकार का यहाँ किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। तो ऐसी स्थिति में पुनः संतुलन स्थापित हो गया तो हम कहेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी यहाँ ऐसी स्थिति में। कब? जब पूर्ण पूंजी गतिशीलता है, लेकिन कैसी स्थिति है, लोचदार विनिमय दर की स्थिति है। ठीक है, लोचदार मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अगर यहाँ हम IS कर्व को लेकर बात करें कि IS कर्व अगर ऐसी स्थिति में होगा तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम में ये आपका BP लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका IS कर्व है, ये LM कर्व है और ये ब्याज की दर निर्धारित हुई है और आय इतनी निर्धारित हुई। ये तो पूर्वी ढांचा है, पहला प्रारंभिक ढांचा है, इसको लेकर कहीं दिक्कत नहीं है। अब फिस्कल पॉलिसी में चेंजिंग की जाएगी तो अब मैंने बात की कि IS कर्व में मूवमेंट होगा। तो IS कर्व कहाँ है, ऊपर की तरफ चला गया, जिसे जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे घरेलू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें क्या मिलेगी, वृद्धि हुई। अब यहाँ E1 पॉइंट आप देखिएगा जो कि BP लाइन से ऊपर की ओर है और BP लाइन से ऊपर की तरफ है, इसका मतलब भुगतान से इसमें क्या है, सरप्लस, अतिरिक्त है या आधिक्य। और इस आधिक्य के कारण विनिमय दर में पीछे तो क्या हुई थी, अवमूल्यन हुआ था, गिरावट हुई थी। अब इसके मूल्य में विनिमय दर में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ जाएगा, है ना। तो अब ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, हमारी जो घरेलू वस्तु है उसकी डिमांड है वो फॉरेन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हमारे देश की उत्पादन आय में क्या होगी, गिरावट होगी। तो वापस ये E1 से E की तरफ है पॉलिसी है वो क्या होगी, अप्रभावी होगी, इनइफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ण पूंजी गतिशीलता के अंतर्गत हम देखें कि अगर लोचदार विनिमय दर की स्थिति हो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की स्थिति हो, तो आपका चाहे आंतरिक संतुलन हो चाहे बाह्य संतुलन हो, इंटरनल एक्सटर्नल हो, उसमें कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी और जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ तो पूर्ण पूंजी गतिशीलता को लेकर बात की गई है, उसमें एक बार हमने बात की स्थिर विनिमय दर को लेकर और एक बार बात की हमने लोचदार विनिमय दर को लेकर बात की है। एक अलग वीडियो में हम जो सापेक्ष पूंजी गतिशीलता है उसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर पूर्ण पूंजी गतिशीलता है उसमें अगर स्थिर विनिमय दर है तो स्थिर में कौन प्रभावी थी, आपने देखा कि जो राजकोषीय नीति है, जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, वो क्या हुई, इफेक्टिव हुई। और अगर लोचदार है, लोचदार आप समझ रहे होंगे ना, इलास्टिक है ना, तो लोचदार में आपकी कौन सी है, मौद्रिक है।
तो अब यहाँ एक ट्रिक बन सकती है कि राजकोषीय का मैंने राज ले लिया, राज यानी राजा। अब राजा ही कैसी अवस्था ला सकता है, कौन सी अवस्था ला सकता है, स्थिर अवस्था ला सकता है। इस प्रकार से ध्यान में रखिए। और जब सब कुछ लोजदार मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और हर चीज़ में परिवर्तन है बस, तो क्या है, मौज ही मौज है। मौद्रिक का मैंने क्या ले लिया, मौज। तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। अगर स्थिर विनिमय दर है तो प्रभावी होगी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, और लोचदार है तो कौन सी प्रभावी होगी, मौद्रिक नीति यहाँ प्रभावी होगी। और किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है उसकी हमने यहाँ चर्चा की है, क्योंकि फिस्कल यहाँ आप देख रहे हो कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो अपने आप स्थापित होती है। तो यहाँ जैसे हमने देखा कि IS कर्व है उसमें मूवमेंट देखने को मिला, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो अतिरेक हुआ, अतिरेक के कारण क्या हुआ कि जो मूल्यवर्धी हुई विनिमय दर में, और उसके कारण क्या होगा कि निश्चित रूप से आप देखोगे कि हमारी जो डिमांड है वस्तुओं की घटेगी, उत्पादन घटेगा, रोजगार घटेगा और पुनः इस ई बिंदु पर स्थापित होगा। और दूसरी ओर जो आपकी घरेलू ब्याज दर है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर आएगा मूल्यवर्धी वस्तुओं की मांग को कम करती रहेगी और फिस्कल नीति के प्रभावों को वो मान लो कि क्षतिपूर्ति करती रहेगी। जब IS1 कर्व है वो सरकर IS पर नहीं आ जाता, संतुलन दोबारा ई पर स्थापित नहीं हो जाता, जहाँ ब्याज दर वापिस वो की वो कैसे स्थापित हो जाएगी, OR स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पहली स्थिति में मौद्रिक नीति इफेक्टिव इसलिए हुई क्योंकि वो E1 पॉइंट नीचे की तरफ स्थिति में आया, जिससे आप देखोगे भुगतान से इसमें घाटा है, और इसलिए वापस आप देखोगे E1 से कहाँ जा रहा है, E2 बिंदु पर ये जा रहा है, क्योंकि उत्पादन और रोजगार में क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पूर्ण पूंजी गतिशीलता को लेकर बात की गई है। आपसे पुनः अपील है कि आप कमेंट आपके बिल्कुल दर्ज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।